सब मिल गई है। थैंक यू। वेलकम मैम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और आज के इस सेशन में आज इस खूबसूरत से माहौल में दोस्तों पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि आज बढ़िया हवा चल रही है, एकदम सीधे मुंह पे बढ़िया हवा आकर के लग रही है। बहुत बढ़िया तरीके से आज हम लोग चर्चा करेंगे। और कि चर्चा क्या होने वाली है? चर्चा होने वाली है हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। वैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोगों ने चर्चा कल भी कर ली थी ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानना शुरू किया जाए, और कुछ चीजें जो मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको बताना चाह रहा था वो भी आप इस पावर पॉइंट के माध्यम से देखो, है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमारी अर्थ के पास दो मोशंस हैं, है ना। हमारी जो पृथ्वी है उसके पास अपने दो मोशंस हैं, और एक तो है जिसे कहते हैं रोटेशन, और दोस्तों दूसरा है जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। ये दोनों मोशंस हैं हमारे पास। क्लियर हुआ? जोहार बीरबल जी, हाँ नेहा शैली सभी को नमस्ते। अब देखो, ये रोटेशन की वजह से हम लोग तो ये जानते हैं कि एक परिवर्तन होता है, एंड दैट इज दिन और रात होते हैं। दिन और रात तो ना हो किसी भी हाल में अगर रोटेशन ना हो तो। और दूसरा, अगर रिवॉल्यूशन ना हो तो दोस्तों कभी भी ऋतु परिवर्तन ना हो। यानी कि जो चेंज ऑफ सीजन है, ये चेंज ऑफ सीजन इसी वजह से होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है, और डे एंड नाइट चेंज इसी वजह से होता है, जो कि रोटेशन होता है। और आइए इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। सो हैव यू नोटेड दिस डाउन? ये आपने लिख लिया है? लिख लिया? वेरी गुड। देखिए दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास। दूसरा पार्ट ये है दोस्तों कि जब हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके पहुंच जाते हैं, यार कहां से पहुंचेंगे वहां पे? ये अर्थ क्या कर रही है? अर्थ ना सन के चारों तरफ यूं घूम रही है। अब देखो अर्थ जब सन के चारों तरफ यूं घूम रही है दोस्तों, तो आप ऐसे समझो कि ये है हमारा पेन, जो है ये हमारा सन है। ये मैं और नजदीक आ जाता हूं, ये पेन हमारा सन है, या यूं मान लो कि ये कप हमारा सन है और ये पेन है हमारी अर्थ। पर देखो अर्थ क्या है ना, अर्थ बेसिकली ऐसे झुकी हुई है यूं। अर्थ हमारी सन के सामने यूं कुछ झुकी हुई है, और ऐसे ये इसके चारों तरफ यूं चक्कर काट रही है। अब देखिए आप, यूं समझ पा रहे हो ना आप? मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, वो इमेज आपको काफी कुछ चीजें क्लियर करेगी। अर्थ एक्चुअली ऐसी है, बट नहीं, ऐसी नहीं है। नाउ गेटिंग द पॉइंट। सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं, सूरज की किरणें तो भूमध्य रेखा पर यहां सीधे पड़ रही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस वाले पोर्शन पर सीधे, और ये ऐसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है यूं। यानी कि सोचो आप कि अगर ये हमारा सूर्य है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये हमारी पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी यहां पर ऐसी है तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं? पहले ऊपर की तरफ पड़ रही हैं, नीचे की तरफ तो स्लैंट रेज ही पड़ेंगी। और उसके बाद जब पृथ्वी यहां से घूम करके यहां पहुंची, तो अब देखिए सूर्य की सीधी किरणें नीचे पड़ रही हैं, ऊपर की तरफ वाली स्लैंट रेज पड़ रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां से फिर से देखिए, देखिए सूरज की सीधी किरणें कहां? इस वाले क्षेत्र में पड़ रही हैं, और अब देखिएगा
सूरज की सीधी किरणें कहाँ, इस वाले क्षेत्र में। तो अब आपको ये समझना पड़े, एक्चुअली उल्टा बोल रहा हूँ, सूरज की सीधी किरणें अगर इस वाले क्षेत्र में पड़ रही है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो यही पृथ्वी झुके झुके जब इधर पहुंचेगी तो सूरज की सीधी किरणें इस वाले क्षेत्र में पड़ रही होंगी। यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ ऐसे ही झुके झुके चक्कर काटती है सूर्य के चारों तरफ, और ये जो झुके झुके चक्कर काट रही है ना सूर्य के चारों तरफ, वो कुछ ऐसा है, ऐसा। ये देखिए, अब इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए ये हमारा है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही मान लो, तो पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ यूं घूम रही है ऐसे, तो आप देखिए कि सनरेज जो है वो सनरेज इस एरिया में सीधे पड़ते हैं, लेकिन सनरेज कभी इस एरिया में डायरेक्टली नहीं पड़ते। आप देखोगे कभी भी सनरेज जो है, सनरेज ना तो ऊपर कभी भी सीधे सीधे पड़ रहे हैं, नीचे कभी भी सीधे सीधे पड़ रहे हैं। एक नॉर्मल सी स्थिति है, उस नॉर्मल सी स्थिति में सनरेज कहां से लेकर कहां तक शिफ्ट होंगी दोस्तों। तो सनरेज देखिए आपकी ना तो इस पोर्शन में कभी सीधे सीधे, एक मिनट, हाँ वेट अ सेकंड, ना तो इस पोर्शन में कभी सीधे सीधे पड़ रहे हैं, ना इस पोर्शन में कभी सीधे सीधे पड़ रहे हैं। वो तो सनरेज कहां से लेकर कहां तक दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में शिफ्ट होंगी। और यहां से यहां तक बीच का ये जो मसला है, ये मसला क्या है दोस्तों, ये मसला है 23.5 डिग्रीज ऊपर से लेकर के 23.5 डिग्रीज नीचे तक। अब देखिए सनरेज कहां पड़ी, यहां पे। अब होता क्या है आप समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि चार स्थितियां, चार ऐसी कंडीशंस हैं, जिन चार कंडीशंस की हम लोग चर्चा करेंगे यहां पे। आप मान करके चलो कि ये सन है, आप मान करके चलो कि ये पृथ्वी है। कल तो मैं ग्लोब खरीद के लाऊंगा यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मैं ग्लोब खरीद सकूं। मैं जाता हूं अभी मार्केट, आपकी क्लास के बाद मैं ग्लोब खरीद करके लाता हूं एक, ठीक है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक्चुअली ऐसी है, ठीक है। इसलिए सूर्य की सीधी किरणें पहले ऊपर की तरफ पड़ रही हैं, नीचे की तरफ नहीं पड़ रही। और यही चीज यहां जाएगी तो सूर्य की सीधी किरणें नीचे की तरफ पड़ रही होंगी, ऊपर की तरफ नहीं। क्लियर। ऐसे ये पृथ्वी का घूर्णन है इसके चारों तरफ। नाउ द पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम बात करते हैं हमारे ऊपर वाले इस एरिया की या नीचे वाले इस एरिया की, इस पूरे ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया में तो कभी डायरेक्ट सनरेज पड़ती ही नहीं है, हाँ। ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया पे डायरेक्ट सनरेज तो पड़ती ही नहीं है। ये डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ये देखो ऐसे ही। और ऐसे ही ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर कैसे काट रही है, ये देखिए ऐसे। ये देखो अब देखिए, क्या कभी भी इसके ऊपर वाले हिस्से में कभी कोई सनलाइट पड़ रही है, कभी नीचे वाले हिस्से में कोई सनलाइट पड़ रही है, नहीं। ऐसे ही तो इसको सूर्य के चारों तरफ यूं चक्कर काटते रहना है। ऐसे है, ऐसे झुक गई और यूं करके चारों तरफ चक्कर काट रही है, बीच में सूर्य है, तो ना इधर कभी रोशनी पड़ रही है सीधे सीधे, ना इधर कभी रोशनी पड़ रही है। रोशनी तो बस इधर से इधर तक शिफ्ट होती रहती है। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यही था कि जब जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, इस पृथ्वी में आप देखोगे कि सनरेज पहले यहां पर पड़ रही होती हैं, फिर धीरे धीरे यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट होती हैं, फिर यहां से और नीचे शिफ्ट होती हैं, फिर यहां से ऊपर आती हैं, फिर उसके बाद यहां से ऊपर शिफ्ट होती हैं। मतलब साल भर यही चलता है ना, साल भर यही चलता है। और मैं आपको अब समझाऊंगा कि क्यों ठंडी, गर्मी और बरसात जैसे मौसम होते हैं, वरना तो ये मौसम होते ही ना, किसी भी हाल में ये मौसम होते ही नहीं अगर ये अर्थ झुकी हुई ना होती हमारी। तो दोस्तों आइए इसी की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और अर्थ को ये देखिए यहां पर, अब देखो, हाँ होगा क्या। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर सूर्य है, तो ये अर्थ अभी ऐसी है ना, तो ऐसी है अगर अर्थ, तो इसका मतलब ये वाले एरिया में सीधी किरणें पड़ रही होंगी, इस पूरे एरिया में तिरछी किरणें। अब ऐसे ही अर्थ को मान लो यहां पर आ गई अर्थ यूं, और ऐसे ही है वो।
तो अब बताओ जल्दी से, ये जो इक्वेटर है, अब ये जो सीधी किरणें पड़ रही हैं वो कहां पड़ रही हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अगर यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी किरणें पड़ रही थी तो यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी किरणें पड़ रही हैं। अब मेरा एक डायग्राम समझो, उस डायग्राम से ना आपको लॉजिक क्लियर होगा। मान लो ये सन है, सूर्य, इसको हमने कहा ये सूर्य है। तो अभी होगा क्या कि सूर्य से एक स्थिति ऐसी देखो कि यहां पर पृथ्वी है और ये है इसकी ये समझिए। उसके बाद दूसरा देखना, यहां पर अर्थ है और यहां पर जो अर्थ आई, यहां पर भी पृथ्वी है। और अब देखिए ये, समझे आप। और फिर देखिए, फिर इसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं यहां पर सूर्य के सामने जब पृथ्वी घूमते हुए जाती है तो दोस्तों यहां पर सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं? ये भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ऊपर की तरफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकन, ये सब फुर्सत है। और नीचे की तरफ भी जब आप देखते हो तो यहां पर भी सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहां पड़ रही हैं? तो सूर्य की सीधी किरणें आकर के पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पर। बाकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन बिल्कुल फुर्सत है, ये देखिए। तो वैसे ही आप 2D में डायग्राम देख रहे हो, इस 2D में डायग्राम देखने की वजह से आपको ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा होगा, परंतु 3D में डायग्राम जो हमने अभी देखा है कि पृथ्वी किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो 3D वाला तो हमें सारी चीजें क्लियर ही कर रहा है ना। जैसे कि अगर आपको नहीं है विश्वास तो आप इस वाले डायग्राम को देखिए, ये देखिए, ये ऐसे ही घूम रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये यूं हो जाती है, यूं नहीं है, ये ऐसे है सूर्य के चारों तरफ। और अगर ऐसे है तो इसका मतलब ना तो ऊपर वाले हिस्से में कभी भी डायरेक्ट सनरेज जाएंगी, ना नीचे वाले हिस्से में कभी भी डायरेक्ट सनरेज जाएंगी। हाँ ये जरूर है कि सनरेज शिफ्ट करेंगी। और सनरेज जब दोस्तों शिफ्ट करती हैं तो वो सनरेज की शिफ्टिंग कैसे होती है वो भी देखिए। सबसे पहले हम लोग बात यहां पर करते हैं 4 डेट्स की। और यहां सबसे पहले आप देखो, ये वाली डेट है जिसे हम लोग कहते हैं 22 दिसंबर। ये वाली डेट है जिसे हम लोग कहते हैं मान लो, नहीं इसे 22 दिसंबर नहीं, इसे आप कहो 21 जून, क्योंकि इधर गर्मी हम पड़वा रहे हैं ना इसलिए। ये वाली कहलाएगी 21 जून और ये वाली कहलाएगी 22 दिसंबर। और उसके अलावा ये वाली क्या कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी 23 सितंबर। ये डेट थोड़ा अलग अलग भी हो सकती है, 22 सितंबर भी हो सकती है। और ये वाली कहलाएगी 22 मार्च। अब दोस्तों यहां पर देखो, आप यहां पर देखिए, सूर्य की किरणें डायरेक्टली कहां पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर। तो इसके बाद 22 मार्च से लेकर के और 21 जून तक सूर्य की सीधी किरणें कहां से कहां शिफ्ट हो रही हैं? भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ कर्क रेखा इधर। क्लियर हुआ? और अब देखो, इसके बाद जब ये 21 जून से लेकर के 23 सितंबर है तो वो कर्क रेखा से नीचे की तरफ भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट हो रही हैं। क्लियर हुआ? अब फिर देखिएगा, अब जब 23 सितंबर से 22 दिसंबर है तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी भूमध्य रेखा से चली गई। वो कहां? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की तरफ, सबसे नीचे। इसका मतलब यह है कि ये वाला एरिया ठंडा हो जाएगा और ये वाला एरिया गर्म हो जाएगा। और फिर अब देखिए, अब यहां से क्या होगा? यहां से दोस्तों वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से एक बार फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ। तो अगर मैं ये डेट आपसे लिख के बताऊं तो ये डेट आपको लिख करके समझ में आएगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहां पर 22 मार्च से लेकर के 21 जून तक, तो दोस्तों 22 मार्च से 21 जून जो सनरेज है, सनरेज कहां से कहां शिफ्ट कर रही हैं? तो याद रखिएगा, ये इक्वेटर से शिफ्ट कर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। और उसके बाद ये देखिए 21 जून से लेकर के दोस्तों 23 सितंबर ये कहां शिफ्ट कर रही हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ। और फिर उसके बाद दोस्तों ये आता है 23 सितंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक। तो ये कहां शिफ्ट कर रही हैं? ये भी याद रखिएगा, इक्वेटर से शिफ्ट कर रही हैं नीचे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की तरफ।
और फिर उसके बाद अगली चर्चा है कि ये जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर से लेकर के और 22 मार्च तक कहां शिफ्ट कर रही हैं, तो ये भी याद रखिए कि ये शिफ्ट कर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से इक्वेटर की तरफ। और फिर उसके बाद ये क्या आएगा, 22 मार्च से 21 जून, यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, मतलब एक बार ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर नीचे जाना है, फिर नीचे से ऊपर आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर नीचे से और नीचे, फिर नीचे ऊपर। आपको लॉजिक समझ में आया कि सनरेज कैसे शिफ्ट हो रही हैं? ये एक साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होगा, है ना। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से भूमध्य रेखा, ऐसे ही ये शिफ्ट करती रहेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक बा? तो अगर समझ में आगा बा तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ 22 मार्च के आसपास क्या होता है। अब आपको मौसम के बारे में जानकारी तो ऐसे होगी। देखिए, मौसम कई सारे होते हैं, जिसमें से एक मौसम है जिसे हम लोग कहते हैं समर। दोस्तों, समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। आप सभी लोग जानते हैं ग्रीष्म ऋतु कब अच्छा, ग्रीष्म तो वैसे ही आप जानते हो गर्मी कब पड़ती है, अच्छी पड़ती है मई जून जुलाई में, है ना, वो समय काल है ग्रीष्म ऋतु का। अब वहां पर मुद्दा यह है, ग्रीष्म ऋतु में जो फंसता है, ग्रीष्म के बाद क्या आता है, ग्रीष्म के बाद आता है रेनी सीजन, है ना, ये आती है वर्षा ऋतु। और फिर वर्षा के बाद क्या आती है, वर्षा के बाद आती है विंटर। विंटर, विंटर का मतलब सर्दी, सॉरी सर्दी लिख दिया मैंने, शीत ऋतु लिखना है, शीत ऋतु। और उसके बाद फिर आती है समर, ग्रीष्म। अब देखो दोस्तों, मेरे दांत में कुछ फंसा हुआ है। यहां पर समझिए, वर्षा ऋतु से शीत ऋतु के बीच में आती है एक ऋतु जिसे कहते हैं शरद। शरद का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, और शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के बीच में एक और मौसम आता है दोस्तों, और उस मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, तो विंटर से समर के बीच में जो मौसम आता है, विंटर से समर के बीच में आने वाले मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, शीत से ग्रीष्म के बीच में आने वाले मौसम को हम कहते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। है ना, ये क्लियर हो गया। हाँ, ये जरूर है कि गर्मी और वर्षा के बीच में कुछ नहीं आता पर फिर भी आपको ये शरद और बसंत के बारे में याद रखना है। अब मैं बताता हूं आपको पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगर ये आपने लिखी, धीरे धीरे, हमारे पास टाइम है आज, इसीलिए ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के 2 लेक्चर लगवाए हैं। मैंने जितना आपको ये सीजीएल के टियर 2 में जियोग्राफी पढ़ाई है ना, I seriously suggest you that you can even attempt the PCS, Proficiency Civil Services का प्री आप अटेम्प्ट कर सकते हो इससे, जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने पहली बार तो अड्डा में जी भर के पढ़ाया है ठीक है, चलो फिर। तो दोस्तों, अब यहां पर कहां गया वो हमारा पॉइंट। अब देखिए यहां पे कौन सी ऋतु कहां पे आएगी। सबसे पहले देखो यहां पे 23 सितंबर, उत्तरी गोलार्ध की बात करिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अर्थ का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो निचला हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पता है ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मजा ना आए तो पैसे वापस टाइप का सिस्टम है ये। जब 22 मार्च से लेकर के 21 जून तक का वक्त होता है तो सनरेज हमारी सूर्य की किरणें शिफ्ट कर रही होती हैं हमारे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। देखिए इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट कर रही है ना, तो दोस्तों यहां पर जो मौसम होगा वो होगा स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद 21 जून के आसपास, मतलब यहीं से मौसम गर्मी का शुरू हो जाएगा, बीच से ही अप्रैल से गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और अप्रैल से लेकर सितंबर तक गर्मी रहती है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये भी याद रखिएगा विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में आप यहां पर आइए और यहां पर आप देखेंगे यहां पर है ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर। और फिर उसके बाद यहां पर जो पॉइंट है दोस्तों, यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो दोस्तों समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। माने जो हो रहा होगा ना उसी का जस्ट उल्टा होगा। मतलब सूर्य के चारों तरफ ये जो पृथ्वी हमारी यूं घूमती है, इस घूमने के चक्कर में दोस्तों पूरा का पूरा खेल हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? और देखो 22 मार्च की जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 22 मार्च को स्पेशली मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है कि 22 मार्च को इक्वेटर पर सन रेज पड़ती हैं, इसीलिए दिन बराबर होती है रात के। 23 सितंबर को भी इक्वेटर पर सन रेज पड़ती हैं, इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन वहीं अगर 21 जून की बात करें तो देखिए सनरेज कहां पड़ रही हैं, सनरेज पड़ रही हैं दोस्तों, हाँ सनरेज कहां पड़ रही है, सनरेज पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसका मतलब ये होगा कि लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो फिर इसी का जस्ट उल्टा लॉन्गेस्ट नाइट सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी का जस्ट उल्टा कहता हूं मैं यहां पर 22 दिसंबर कि यहां लॉन्गेस्ट नाइट आपकी अभी हाल ही में बीती होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो लॉन्गेस्ट डे सदर्न हेमिस्फीयर में। लो खत्म 22 दिसंबर। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों होते हैं सबसे बड़े दिन, क्यों होती हैं सबसे बड़ी रातें, और क्या है उसके पीछे कारण। मौसम कैसे बदलते हैं आपको पता है, अर्थ अगर ऐसे टिल्टेड ना होती ना तो सन रेज ऊपर से नीचे शिफ्ट ही ना करती, अर्थ अगर ऐसे सीधे सीधे होती और यूं घूमती तो स्वाभाविक सी बात है मौसम चेंज ही ना होते, एक ही तरह का मौसम होता। थैंक गॉड कि अर्थ टिल्टेड है तो हमें गर्मी ठंडी और बरसात जैसे मौसम दिखते हैं, वरना एक ही तरह का मौसम होता, बिकॉज सनरेज शिफ्ट ही ना करती, सनरेज एकदम बीचों बीच बनी रहती। तो दोस्तों जो ऊपर है ब्रिटेन वाले वो कंट्री ठंडे होते और जो यहाँ इक्वेटर पर है वो कंट्री गर्म होते। अब डायग्राम बनाओगे इसका, ये बताओ फटाफट से। और अब बताओ कि आपको डाउट है कोई, सिवाय ये बोलने के कि पूरा एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए, वो मत बोलना प्लीज। डाउट है अगर कहीं पर तो वो बताइए, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा। नो डाउट्स, वेरी गुड। गुड जॉब। तो अब ये जो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, हाँ कह रहे हैं झुकी हुई अर्थ में भी तो चेंज हो रहा होगा ना टाइम के साथ,
नहीं नहीं, वो 23.5 डिग्री झुकी है ना, तो 23.5 डिग्री झुके झुके ऐसे चक्कर काटती है। मैंने आपको अगर ये जो एक GIF दिखाया था, अगर आप GIF को ज्यादा ध्यान से नहीं देखे हो तो एक बार फिर से ध्यान से देख लो। देखो, या तो ये अर्थ ऐसी ना होकर के ऐसे सीधे सीधे चक्कर काटती सूर्य के चारों तरफ, पर सीधे सीधे ना काट करके देखो ऐसे यूं तिरछा होकर के चक्कर काट रही है, बस, कोई और अंतर नहीं। देखिए, और सन रेज दोस्तों, मैं आपको एक बिग बात बताऊं, बात यह है कि अगली चर्चा, एक बात बताइए, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, इतनी गोल सी अर्थ है, तो ये बात तो तय है कि जो अर्थ का सेंटर है, यानी कि ये भूमध्य रेखा वाला एरिया, यहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मोशन होता है, रोटेशन। लेकिन जो ऊपर एरिया है, ऊपर एरिया में कौन सा मोशन होता है भैया? अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, शायद इसी पीपीटी में है, किसी और पीपीटी में है, एक बार देख लो उसको तो क्लियर हो जाए मुझे। आई वुड रेदर गो फॉर द सेम पीपीटी, और मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल से मेजर क्लाइमेट रीजन्स में है वो, और मेजर क्लाइमेट रीजन्स में ये देखिए, ये है। अब बताइए आप, ये समझ में आया कि सनरेज सीधी कहां पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच वाले क्षेत्र में। उसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो ठंडा है। सबसे ऊपर वाले में तो कभी डायरेक्ट सनरेज पड़ती ही नहीं, अंटार्कटिक सर्कल पे भी नहीं, और ऊपर वाले पोलर जोन में नॉर्थ पोल की तरफ भी नहीं, है ना। इसीलिए इन एरियाज पे क्या जमा हुआ है? बर्फ, पूरा कंप्लीट बर्फ जमा हुआ है। तो अब देखो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, वैसे ही वैसे दिन रात के बीच का फर्क, है ना, दिन रात के बीच का फर्क भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। बिकॉज ऑफ दिस, ये फोटो भी देखिए, ये देखिए, व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट दिस, ये देखो। अब मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ ना सीधे सीधे होती तो ये ऐसे होती, ऐसे होती तो सीधे सीधे रोशनी पड़ रही होती अर्थ पे, बट दिक्कत ये ना, अर्थ ऐसी है। अब बताइए, मैं कहता हूं आपसे कि अगर इक्वेटर के ऊपर लाइट जाने लगी, या सूर्य की सीधी किरणें 6 महीने तक तो ऊपर की तरफ रहेंगी ना, और 6 महीने तक नीचे की तरफ। अब देखो देखो, पॉइंट समझो आप लोग, हाँ, चीते बन जाओगे एकदम, कभी नहीं भूलेगा आपको। यहां जो ये इक्वेटर है, ये देखिए, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री में आप देखो, 3 महीने तो यहां ऊपर जाने में लगेंगे, यहां तक, और 3 महीने यहां से नीचे आने में लगेंगे, यहां तक। समझे आप? 3 महीने ऊपर जाने में, सनरेज को शिफ्ट होने में, और 3 महीने वहां से नीचे आने में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पोल वाला एरिया है, ये अपना ऐसे घूमेगा भी तो भी इस पे पूरे पे लाइट पड़ती रहेगी। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये वाला पोल का एरिया पूरा ही सूर्य के सामने है, और इस वाले पे तो लाइट पड़ी रही है, ये वाला नहीं है। ये देखो, ये वाला पूरा पोल के सामने नहीं है। तो जब तक सनरेज 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहेंगी, तब तक नॉर्थ पोल में दिन होगा और साउथ पोल में रात होगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ 0 डिग्री से इधर शिफ्ट हुई और इधर से इधर शिफ्ट होने का समय आएगा दोस्तों, इस समय पर यहां दिन होगा, यहां रात होगी। इसी का जस्ट उल्टा देखो। आपको क्या लगता है? देखो, ये वाला एरिया तो चलो बड़ा है, तो इसके एक हिस्से पर लाइट पड़ रही है, तो दूसरे हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही। लेकिन जो एरिया छोटा है, उस छोटे वाले हिस्से पर, यहाँ पे छोटे वाले हिस्से पर, इसमें तो पूरी लाइट पड़ रही है। अब ये ऐसे अर्थ घूमेगी भी तो भी क्या इसमें डे और लाइट चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। और अगर नहीं चेंज होगा दोस्तों, तो आपको एक पॉइंट याद आता है, नॉर्वे, है ना। आप कहते हो नॉर्वे इज द प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन। और ये इसलिए क्योंकि नॉर्वे में हाँ, नॉर्वे में आप देखते हो मई से लेकर के जुलाई तक सन, यानी कि सूर्य विजिबल रहता है। सूर्य विजिबल, अरे तो भाई कोई यहां पे रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है ना यार, उसको सूर्य तो विजिबल ही रहेगा मई से लेकर जुलाई तक। समझे ना आप? यहां पे अगर कोई रहता है तो यहां पे रहने वाले को मई से लेकर जुलाई तक तो विजिबल रहना ही है। हाँ, कोई यहां पे रहे या यहां पे रहे तो उसके हिस्से में रात आए, और इसके हिस्से में रात ही नहीं आएगी यार, छोटी सी रात आएगी या कि फिर जब ये सूर्य की किरणें इधर शिफ्ट होंगी तब इसके हिस्से में रात आएगी, वरना इसके हिस्से में रात आएगी ही नहीं। क्या कहते हो दोस्तों? क्या लगता है?
कि हाँ जियोग्राफी है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? ऐसे पढ़ा था कभी जियोग्राफी पिक्चर्स के माध्यम से? फीडबैक बात फॉर्म में अच्छी अच्छी बातें लिख देना, ठीक है? हाँ, तो ये है जियोग्राफी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग काम आएगा। स्विट्जरलैंड जाना है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, ये चीजें आपको इंट्रिग करेंगी जीवन में। लेकिन आपको बाबर कभी आया था, उसने राणा सांगा के साथ युद्ध किया था, ये कभी इंट्रिग नहीं करेगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज स्टिल अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? तो देखो, यही मैं कहता हूं आपसे, राहुल एक बार रिफ्रेश कर लो सेशन को। यही मैं कहता हूं आपको कि जब जब सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ शिफ्ट करती हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट करती हैं, इसका समय काल भी मैंने बताया था। दोस्तों इस समय काल को एक बारी देख लो, और एक बारी देख भी लो, और देख लिया ना तो याद हो जाएगा। देखो, इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के इक्वेटर तक, तो याद रखिए नॉर्थ पोल में क्या होगा? उत्तरी ध्रुव में होगा दिन, और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी? रात। और फिर देखो दोस्तों, यहां पर मेरे माइक में प्रॉब्लम है, सॉरी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय माइक? प्रॉब्लम हो रही है क्या माइक से? एक मिनट रुको। अच्छा, एक मिनट रुको, इसको मैं सही कर देता हूं। अब नहीं दबना चाहिए इसको, अब ये बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा अब भी दिन और रात होता है, ठीक है ना? और दिन और रात होने का कॉन्सेप्ट कैसा है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, नॉर्थ पोल पर यदि दिन है तो साउथ पोल पर क्या होगा? ये भी याद रखिए, साउथ पोल पर होगी, यहां पर डे होगा। जब इक्वेटर से नीचे की तरफ किरणें जा रही हो और नीचे से ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें आ रही हो, ऐसी स्थिति में एक चीज जो साउथ पोल पर डे बनाएगी वो नॉर्थ पोल पर नाइट, और जो नॉर्थ पोल पर डे बनाएगी वो साउथ पोल पर नाइट। क्या कहते हो? जो आपका नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो रहा है ना, उसी का जस्ट उल्टा साउथ वाले हेमिस्फीयर में होगा, जस्ट उल्टा। कोई इसमें सिद्धांत लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो होगा जस्ट उल्टा होगा, बात खत्म, डन एंड डस्टेड। ठीक है ना? हाँ, वो कह रहा है सर आपने डे लिख दिया। अरे बाबा, इस पे डे लिखा है ना, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की तरफ सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो साउथ पोल में डे होगा ना, और उधर नॉर्थ पोल में डे होगा। इन दोनों में नॉर्थ पोल में डे और इन दोनों में साउथ पोल में डे। गलत नहीं लिखा है मैंने, सही लिखा है। ठीक है मोनू? हाँ, इधर जो है, इधर क्या होगा? इधर दोस्तों नॉर्थ पोल में नाइट होगी, है ना? और इधर क्या होगा? इधर याद रखिएगा, इधर साउथ पोल में नाइट होगी। अब ठीक है, अब ठीक है ना? यहां पे ऐसे समझो, अब लिख दिया सही से ना? हाँ, छाप लिए हो कॉपी पर? जल्दी से बताओ। आज तुम लोगों का चेहरा देखूं सबसे पहले। आज मैं कैमरा ओपन कर रहा हूं क्लास का। बहुत अच्छे। तो चलो, ये है एकदम बढ़िया से। अब मेरे ख्याल से आपको ना डाउट्स हो गए होंगे खत्म, डाउट्स पूरी तरीके से खत्म हो गए होंगे। और मैं अब एक काम करता हूं, मैं एक मिनट, हाँ कहाँ पहुंच गए हम? ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ये भी मैंने पूरा आपको बता दिया। तो मैं क्यों ना आपको एक फोटो दिखाऊं जिस फोटो से आप समझ पाओ और भी चीजों को। ये, और इसको देखोगे तो ये फोटो आपको थोड़ा सा ये डेट का जरूर आपको अंतर दिखाएगी। अब देखो, यहाँ पे कुछ सारे शब्द आते हैं, जैसे इक्विनॉक्स आता है, सोल्स्टाइस आता है। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है विषुव, सोल्स्टाइस का मतलब होता है संक्रांति। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो दोस्तों,
ये सन है ना, सूर्य, तो ये वाली जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्स्टाइस, संक्रांति कहते हैं इसे, ठीक है। और जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स, इसे कहते हैं विषुव हिंदी में। सो यहां पर मैं आपको ये है सूर्य हमारा, और ये है पृथ्वी इधर, ये है पृथ्वी इधर, ये है पृथ्वी इधर, और ये है पृथ्वी इधर। ये डेट याद रखिए, ये 21 जून है, तो ये कौन सा है, इसको बोलेंगे हम लोग समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस को कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। फिर इधर है ये 22 दिसंबर वाला डेट, तो 22 दिसंबर को हमने क्या कहा था, विंटर सॉल्स्टाइस, और विंटर सॉल्स्टाइस को हमने कहा था शीत संक्रांति। फिर उसके बाद ये डेट क्या था, ये डेट मैंने 22 मार्च लिखी थी, आपको ये 21 मार्च भी मिलेगा, पर आप लोग ना डेट पे कंफ्यूज मत हो, ये वाले डेट तो फिक्स रहते हैं, ये वाले डेट पता नहीं क्यों, वो लीप ईयर की वजह से ना कई बार ऐसा होता है दोस्तों। मैंने बताया था ना आपको, लीप ईयर की वजह से कई बार ये 22 मार्च खिसक के 21 को आ जाता है, कई बार ये 21 खिसक के 22 की तरफ चला जाता है। वो 366 दिन और 365 दिनों का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से थोड़ा प्लस माइनस आपको डेट में देखने को मिलेगा, तो आप परेशान मत होना इनकी कि सर ने कुछ और डेट बताई थी, यहाँ कुछ और ही डेट दिख गई, और पूछेगा भी नहीं आपसे, तो डोंट वरी। ये 22 मार्च और ये 23 सितंबर, और 22 मार्च और 23 सितंबर में ये वाला जो हिस्सा है ये होगा इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसको बोलेंगे हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। विषुव, इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा यार, वर्नल इक्विनॉक्स का, एक मिनट देखते हैं, शायद दिया हो पीपीटी में हमने खुद ही। एक मिनट रुकना, हाँ, स्प्रिंग को हमने वर्नल लिखना था, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ये ऑटमनल है। तो ये हो गया हमारा वर्नल इक्विनॉक्स, और ये हो गया ऑटमनल, AUTUMNAL, ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो ये हो गया शरद विषुव, और ये हो गया बसंत विषुव। अब आ गया हिंदी इसका। हाँ, राहुल कह रहे हैं कि सर नॉर्वे है क्या एक जगह जहां पे 3 महीने का दिन होता है। मैंने एक्सप्लेन किया था ना अभी नॉर्वे के बारे में, मैंने बताया था कि नॉर्वे में चूंकि नॉर्वे ऐसी स्थिति में ही है कि कंटिन्यूअसली वहां पे मई से लेकर के जुलाई तक सन विजिबल रहता है, सूर्य दिखता है हमें। मैंने एक्सप्लेन किया था ना, शायद किया है कि नहीं किया है, हाँ किया तो है। तो बस वही है, मई से लेकर जुलाई तक, तो मई जून जुलाई 3 महीने तक लगातार आपको सूर्य दिखता रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर बहुत अच्छे। अब बताओ आगे चलें, ये छाप लिए अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया यार, वो तो रह ही गया, ओहो, उसका भी बता दूं। पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है? तो सूर्य से सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। ये 3 जनवरी को ये जो डिस्टेंस देखोगे ये होगी 147 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है ये। और फिर ये जो 4 जुलाई की डेट है, छोटी हो गई पृथ्वी, ये जो 4 जुलाई की डेट है, यहां पे पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, और 4 जुलाई को हम लोग कहते हैं पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होने को इसे कहते हैं एफिलियन, हिंदी में कहा जाता है अपसौर। और यहां पर 3 जनवरी को इसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, और पेरिहीलियन को हम लोग कहते हैं उपसौर। 147 मिलियन किलोमीटर्स
और यहां पर ये है 152 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। देखो जियोग्राफी का कितना फर्क पड़ता है। जब हम यहाँ पे ठंड झेल रहे होते हैं उस समय पर सूर्य से सबसे नजदीक होती है पृथ्वी, लेकिन जब वो अपने यहाँ पे गर्मी झेल रहे होते हैं दोस्तों, तो सूर्य से सबसे नजदीक है पृथ्वी। मतलब उल्टा, सॉरी एक मिनट, हाँ, जब हम ठंड झेल रहे होते हैं तब वो गर्मी झेलेंगे ना नीचे वाले। हाँ ठीक है ठीक है। तो जब हम ठंड झेल रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी पृथ्वी सबसे नजदीक है, फिर भी हमारे यहाँ पे ठंड है, और नीचे वालों की गर्मी ज्यादा झेल रही है। नीचे वाले तो गर्मी झेल रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर वाले, अफ्रीका में जो रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो रहेंगे। अब उनके साथ समस्या ये है दोस्तों कि वो जब गर्मी झेलते हैं तो वो देखो हमसे ना 50 लाख किलोमीटर नजदीक जाके गर्मी झेलते हैं। आप देखिए 14.7 करोड़ और 15.2 करोड़ के बीच का फर्क कितना है? इसके बीच का फर्क है 50 लाख किलोमीटर का। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर वाले गर्मी झेलते हैं तो वो हमसे 50 लाख किलोमीटर नजदीक आकर के गर्मी झेलते हैं, और जबकि हम जब गर्मी झेलते हैं यहाँ जून जुलाई में, तब हम काफी दूर जाकर के गर्मी झेलते हैं। काफी दूर कहने का मतलब कि वी आर अराउंड 50 लाख किलोमीटर अवे, ज्यादा दूर हैं हम उनसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो लोग होंगे वो तो फिर भी ठीक होंगे, लेकिन यहाँ के लोग नीग्रो हो ही जाएंगे। वो जो होमो इरेक्टस दिखते हैं ना नीग्रो से, वो नीग्रो होने का कारण यही है, उनके रंग काले होने का कारण यही है। कैरेबियाई द्वीपों के आसपास और अफ्रीकी जो लोग होते हैं उनके काले रंग का कारण यही है। तो ये जियोग्राफी का फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो, और फिर हाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है यार, हमसे ज्यादा गर्मी वो झेलते हैं। और फिर ऐसा भी मान सकते हो आपकी आदत पड़ जाती है उनको गर्मी झेलने की, मतलब क्योंकि वहीं जन्मे हैं, तो जो जहां जन्मा हुआ है वो अपने हिसाब से गर्मी झेलेगा। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ कैमरा खोला और 62 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ एक कैमरा खोल करके बैठा हुआ। मैं सबका कैमरा खुलवाऊंगा मैं। खोलो सब कैमरा अपना, हाँ सबके सब चेहरा दिखाओ अपना, बंद करके कैमरा बैठे हुए हो। ठीक है, चलो बढ़िया। यहां तक समझ गए कि नहीं समझे ये बताइए। 4 जुलाई एपहीलियन और 3 जनवरी पेरिहीलियन याद रखना। ऐसे ही चंद्रमा जब सबसे नजदीक होता है ना पृथ्वी के, तो वो कहलाता है पेरिगी। उसको हम लोग कहते हैं उपभू। और जब वो सबसे दूर होता है पृथ्वी से, वो चक्कर काटता है ना 30 दिनों का, 30 नहीं 29 दिनों के आसपास चक्कर रहता है टोटल। तो और उसमें जब सबसे दूर होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोगी। और वो एपोजी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग उसको एपोगी बोलते हैं, बट वो एपोगी या एपोजी जो भी है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अपभू। तो चंद्रमा सबसे दूर, और ये भी याद रखिए कि पेरिहीलियन में पृथ्वी सबसे नजदीक और पृथ्वी सबसे दूर एपीहीलियन में। ऐसे ही इसी का जस्ट ऑपोजिट देखो, मतलब पेरिगी, ये लिख लेना, पेरिगी और एपोगी। कुछ लोग इसे एपोजी भी बोलते हैं। तो इसका मैंने क्या कहा, इसका मैंने कहा अपभू, पृथ्वी और चंद्रमा सबसे दूर, और इसका मैंने क्या कहा उपभू, पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक। आज पहली बार अड्डा 24/7 पे ये पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं पढ़ाया मैंने आज तक कभी किसी को। सीरियसली, आपने भी इसके पहले कोर्स किया होगा मेरे से। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने ये सब पढ़ाया है। एंड यही है कि जब आप अच्छे से पढ़ते हो ना, तो हमें लगता है कि यार जितना इंफॉर्मेशन हम रखे हैं अपने पास सारा ही दे दें। सीरियसली मैंने कभी नहीं पढ़ाया, आप लोग पढ़े हुए हो मुझसे। क्लियर हुआ? हाँ स्पेशल हो तुम लोग, बिल्कुल। फारदेस्ट इज एपोजी, हाँ फारदेस्ट, और ये नियरेस्ट। और ये मैं किसके साथ बता रहा हूं ये भी याद रखिएगा, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की बात है, अर्थ एंड मून के बीच की बात है ये, अर्थ एंड मून। हो मैं ये क्लास सजेस्ट करूंगा, आई विल सजेस्ट दिस क्लास टू दी मैनेजमेंट कि इस क्लास को देखिए आप लोग, एंड मेरी सैलरी वैलरी बढ़ाइए कुछ।
है ना। चलो बढ़िया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम चर्चा करते हैं। अब क्या ही चर्चा, अब चर्चा तो ऑलमोस्ट हो गई सारी। मेट्रोलॉजिकल फॉल, मेट्रोलॉजिकल विंटर। मेट्रोलॉजिकल ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसमी। मेट्रोलॉजिकल शब्द का मतलब होता है मौसम। जैसे आपको पता है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ये भारतीय मौसम विभाग वह विभाग है जो आपको बताता है कि अपना घर का सामान वामान पैक कर लीजिए, कल तूफान आने वाला है। बस मौसम विभाग का और कोई काम नहीं। उसका बताया हुआ कभी प्रिडिक्शन सही होता ही नहीं। मतलब उसने बोल दिया कल बारिश होगी तो पक्का नहीं होगी। तूफान के बारे में सही है वो, कि हाँ भाई तूफान आने वाला है, तो इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, नष्ट करेगा कुछ ना कुछ। देखो कितनी जल्दी 1 घंटे निकल गए, पता भी नहीं चलता यार आप लोगों के सेशन में। वाह, बहुत अच्छे, मैं तारीफ करता हूँ आप लोगों की सच में। ये देखो ये भी कुछ है यार, ये हमारे पास भी देखो अभी एक और GIF है। इस GIF को भी थोड़ा देख लें, क्या पता कुछ नया मिले। ये देखिए, हाँ ये देखो पृथ्वी बराबर घूम रही है और इसमें तो लाइट भी है। ये देखो लाइट, ये देखो यहां से लेकर के ये लाइट ऊपर की तरफ, अचानक से नीचे की तरफ लाइट पड़नी शुरू हो गई और फिर ये ऊपर की तरफ लाइट शिफ्ट होती है। अब आप इसको अचानक वो सॉरी आराम से ध्यान से देखोगे थोड़ी देर तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की लाइट और नीचे की लाइट शिफ्ट होने में 6 महीने का फर्क है। ठीक है। कुंदन जी प्रणाम। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप शायद रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं। हाँ जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे अच्छे बैच में हैं और मैं सबसे अच्छा अपनी तरफ से जो दे सकता हूं दे रहा हूं। ठीक है। मेरे पास एक्स सर्विसमैन बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑफलाइन क्लासेस में भी आए। मैंने बहुतों का 2018, 2019, 2020 जब तक कोविड नहीं आया था तब तक हम लोगों ने बहुतों के सिलेक्शंस करवाए। 2018 से हालांकि मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आ गया था, पर उसके पहले तक 2018-19 में मैं 1-2 क्लासेस लेता था ऑफलाइन लखनऊ में, और तब बड़ा बढ़िया लगता था। आप लोग थोड़ी थोड़ी ऑफर किया करते थे मुझे कि सर आओ कभी, वो थोड़ा है ना आप कैंटीन से लाए हैं सर, वो थोड़ा आप ले सकते हो। पर मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा शाकाहारी किस्म का फंस जाता था है ना। तो सर लोग ऑफर किया करते थे बढ़िया कि वी विल ऑफर यू दी ओरिजिनल मटेरियल। ये लो पृथ्वी, अब मैंने घुमा दिया है पृथ्वी को अच्छे से। आप देखो बस पृथ्वी को घूमते हुए, जहां से जो भी GIF हो सकती हैं आपके लिए मैंने मेहनत करके ढूंढ ढांड के निकाल दी हैं। क्या बात है। देखो एक तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस पर और दूसरी तरफ अंधेरा है। अब आप देखिए कि यहां पर अगर, अरे अब ये पिक्चर तो आपको 100% क्लियर कर देगी। दिलावर सिंह जी नमस्ते। कौन सी रेजिमेंट रही है? ओह क्या बात, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन। ग्रेट 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 सर। पर आप एकदम, हाँ एकदम मेरे को लगा कि यार आपका एंगल ऐसा था ना कैमरे का कि मुझे लगा कि यार हो सकता है कोई लड़का ही हो, 21-22 साल का। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था ना कि यहां पर कोई इंसान खड़ा ही हो और ये पूरी की पूरी पृथ्वी घूम ही रही हो तो उसको क्या पता चलेगा कि रात भी होती है कोई। अरे चलो यहाँ वाले को पता चलेगा क्योंकि वो इतने हिस्से में रात देखेगा। यहाँ वाले को क्या ही पता चलेगा कि कोई रात जैसी चीज होती है। यहाँ पे तो वो घूम भी रही है पृथ्वी और वो खड़ा भी है सूर्य के सामने, और पता चले 6 महीने तक वो लगातार घूमता भी रहा, बावजूद इसके उसने दिन देखा, उसने रात देखी ही नहीं। तो अगर उसके पास घड़ी ना हो तो उसको समझ में ही ना आए, उसको लगेगा 6 महीने तक जागना है और 6 महीने तक सोना है। एक साइंस में टर्म होता है ना, हम कहते हैं उसको शायद शीत ऋतु में, जब ऐसे जानवर होते हैं कुछ जो खूब खाते हैं, मेरे ख्याल से मैं एक बार पढ़ रहा था एक भालू के बारे में, तो वो अटलांटिक महासागर में जब मछलियां निकलती हैं, सैल्मन नाम की मछलियां गहरे ठंडे पानी में पाई जाती हैं, तो उसके शिकार के लिए निकलता है। तो एक विशेष मौसम आएगा जिसमें वो सालमन मछलियां ऊपर की धारा पकड़ती हैं और वो पानी की दिशा के विपरीत धारा की तरफ अमेजन नदी में जाती हैं। तो वो भालू क्या करते हैं, भालू ना वहां से सैल्मन मछलियां खूब पकड़ते हैं और सैल्मन मछलियां पकड़ने के बाद वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब खाई खूब और खा करके 2-3 महीने के लिए सो गए। तो वो उतनी उनकी बॉडी की जरूरत वो ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं कि आराम से सो सकते हैं। और फिर उसके बाद गर्मियों में भी नींद होती है, एक लंबी नींद गर्मियों में भी लेते हैं जानवर, शायद उसको एस्टिविएशन कहते हैं।
तो एस्टिविएशन और हाइबरनेशन ये दो चीजें हैं। आप लोग टेंशन मतलब, पहले मैं साइंस का फैकल्टी था तो मैं देखता था साइंस, तो मेरी काफी कुछ ठीक ठाक हुआ करती थी उस समय। आप लोगों को कौन पढ़ाता? सुशांत सर ना, साइंस पढ़ाते हैं। हाँ, उन्होंने ये अफवाह फैलाई है ना कि मेरी शादी है, मेरी शादी की पार्टी मैं उन्हीं से दिलवाऊंगा। हाँ हाँ, मैं उन्हीं से दिलवाऊंगा। मेरी सिस्टर की शादी है और उन्होंने अफवाह फैला रखी है, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ लड़की कौन है पहले ये तो बताओ। ऐसे लोग हैं, गलत है ये उनका स्टेटमेंट ठीक है, फिर यहां तक दोस्तों ये सब आते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर करता हूं, 1 मिनट, हैंडआउट में आपको मिल जाएगा। वैसे जो कल वाला पीडीएफ है ना, वही है आज वाला भी पीडीएफ। तो कल वाला अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो आज वाला भी वही है, सेम ही है, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन पढ़ाया है मैंने। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना, तो एनोटेशन के साथ दे देता हूँ, जो मैंने कुछ लिखा विखा भी है इस पे, वो मैंने एक बार सेव किया था तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए 2 बार मैंने शेयर किया है, आपको मिला क्या? हाँ, कह रहे हैं सुशांत सर अच्छे से पढ़ाते हैं। अरे अच्छे से पढ़ाते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन अफवाह क्यों फैलाई है ये है मेरा उनसे कंसर्न। अच्छा तो नो डाउट पढ़ाते हैं। आपको पता है सुशांत सर कौन है? अगर आप लोगों को नहीं पता, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर गढ़ माना जाता है तैयारी करवाने वाले लोगों का। सुशांत सर की अपने आप में, सुशांत सर की अपने आप में तीन अलग अलग किताबें छप चुकी हैं, और शायद उनकी कल भी एक किताब लॉन्च होने वाली है यहाँ अड्डा 24/7 से। इसके अलावा मुखर्जी नगर में अगर साइंस का सबसे बड़ा कोई नाम है, जहां स्टूडेंट दुनिया भर, मतलब दुनिया भर तो नहीं, भारत भर से आते हैं तैयारी करने के लिए, तो साइंस का वो नाम हुआ करते हैं हमारे सुशांत सर। मैंने उनकी क्लासेस देखी है मुखर्जी नगर में जाकर के, 1500 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी क्लासेस में, और वो लाइव पढ़ाते हैं। अब मतलब अड्डा 24/7 पर पढ़ाते हैं, बट 1500 स्टूडेंट्स है ना, तो वो हाँ योगा जरूर कराते होंगे, और हर समस्या का इलाज भी है उनके पास जैसे आप कोई भी बात करो तो वो है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, आपको तो बढ़िया तरीके से आइडिया है ही कौन सी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, तो उनके लिए फोटो वोटो मैंने ऐड कर दी ताकि आप मैप के माध्यम से भी समझ सकें। और मैं एक्स सर्विसमैन को देख करके बहुत खुश हूँ, मतलब एक्स सर्विसमैन है तो मजा आ रहा है बस। तो मेरे को 1 घंटे और कोई क्लास लिवा दे। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा में अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, और ये माली, नाइजर, मॉरिशियाना, सऊदी अरेबिया, इंडिया और बांग्लादेश तो है ही। इंडिया से तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये निकलती है गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ये घुसती है झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। तो इसको है ना, इसको हम अभी आगे चल करके बताएंगे, अभी इंडियन ज्योग्राफी भी तो पढ़ाएंगे ना आपको, तो इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। ये सब तो मैं आपको बताऊंगा सब फोटोज के माध्यम से। मेरी जियोग्राफी ऐसी चलेगी, फोटो वोटो के माध्यम से चलती रहेगी। तो मिल गया आप लोगों को पीडीएफ? एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, मिल गया ना? कह रहे हैं आप सबका बहुत नाम लेते हैं, ये तो कमेंट नहीं समझ में आया मेरे। ठीक है, थैंक यू जी, जय हिंद, और फिर मिलते हैं आपके अगले सेशन में, यानी कि कल शाम 6 बजे।